परिवार ने की थी। एक ही ऋषि के परिवार ने की थी। पुनः विराम। लाइन क्लियर है? एक ही ऋषि के परिवार ने की थी। नेक्स्ट लिखना है, ऋग्वेद की अनेक बातें ऋग्वेद की अनेक बातें फारसी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से भी मिलती है। ग्रंथ अवेस्ता से भी मिलती है। अवेस्ता लिख दे रहे हैं। अवेस्ता से भी मिलती है। पुनः विराम। इन दोनों, कंटिन्यू लिखना है, इन दोनों धर्म में ग्रंथों में बहुत से देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम भी मिलते जुलते हैं। सामाजिक वर्गों के नाम भी मिलते जुलते हैं। पुनः विराम। तो थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेना है। एक साइड मंडल और दूसरे साइड रचयिता ऋषि। लिखना है मंडल में प्रथम मंडल, रचयिता ऋषि में लिखना है कण्व। इसी हिसाब से द्वितीय मंडल लिखते जाना है। ये मंडल का जो भी हम 10 मंडल का जो हम चर्चा किए हैं, वही 10 मंडल का मैं अभी नाम लिखवाते हैं। उसका रचयिता कौन था, ठीक है, तो उनका भी नाम लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये क है, आधा न, व कण्व हो गया। और द्वितीय मंडल का रचयिता का नाम लिखना है गृहतस्मद भार्गव। लिख दें। इस तरह के पंचम लिख लेना है सब। षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, ये सब लिख के रखना है। हो गया। चतुर्थ में वामदेव, हो गया। पंचम में अत्रि, षष्टम में भारद्वाज, लिखते जाना है।
सप्तम में भारद्वाज, षष्ठ में भारद्वाज है, ठीक है। पंचम में अत्रि, षष्ठ में भारद्वाज, सप्तम में वशिष्ठ, सप्तम में वशिष्ठ। सप्तम में वशिष्ठ हो गया। अष्टम में कण्व एवं अंगिरस, और नवम में लिख लेना है सोम को समर्पित। नवम मंडल है सोम को समर्पित। हो गया। बस इतना ही लिखना है, नौवें मंडल। अब हेडिंग देना है पुरातात्विक स्रोत के बारे में। क्या? अब हेडिंग देना है पुरातात्विक स्रोत के बारे में, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से भी हम ऋग्वेद के बारे में हम जान सकते हैं। क्या हम इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे हम किस अभिलेखों के माध्यम से हम ऋग्वेद के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो एक इसमें आता है कस्सी अभिलेख। हम इसके पर इसे कस्साइट, कोई कोई किताब में लिखा हुआ रहता है, कोई कोई बुक में कस्साइट अभिलेख। जैसे हम इसके पहले हम चर्चा किए थे, इसके पीछे वाली कक्षा में हम क्लास में हम चर्चा किए थे कि कस्साइट अभिलेख था। कस्साइट अभिलेख की हम बात किए थे। पलट करके देखो पेज। हम उसमें कस्साइट अभिलेख लिखवाए थे क्या। तो कोई कोई बुक में कस्साइट रहता है, कहीं कस्सी अभिलेख रहता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसमें कस्सी अभिलेख में कहा गया कि इन अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन हुआ। ईरानी आर्यों का एक शाखा है सो भारत आगमन होता है। कौन से अभिलेख से पता चलता है? कस्सी अभिलेख या कस्साई अभिलेख, कस्साइट अभिलेख ना। तो लिखना है पहला नंबर कस्सी अभिलेख। हेडिंग हम देने के लिए बोले पुरातात्विक स्रोत ना। हाँ, पहला था कौन सा? कस्सी अभिलेख। कोई खासी अभिलेख मत लिख देना। 1600 BC। और दूसरा जब लिखवाएंगे वो रहेगा बोगोस्कोई अभिलेख, ठीक है। लिखना है इसमें कस्सी अभिलेख में, इन अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि
इन अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि इन अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन हुआ पुनः विराम। हो गया। तो हम उस दिन कस्साइट अभिलेख और दूसरा मित्तनी अभिलेख की हम चर्चा किए थे। दूसरा कौन से अभिलेख की चर्चा किए थे हम? मित्तनी अभिलेख की चर्चा किए थे और उसी का नाम बोगसकोई अभिलेख है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा में लिखना है बोगसकोई या मित्तनी। क्या सीरिया? क्या सीरिया? अब इसका कालक्रम लिख लेना है 1400 ईसा पूर्व। ये बहुत ही प्राचीन है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही पुराना। बोगसकोई जो है क्या मित्तनी है, मित्तनी अभिलेख। अब इसमें लिख लेना है इन अभिलेखों में हिती राजा लिख दें, हो जाएगा। हिती राजा सुबी वलीमा लिख दें। क्या एक ही में लिखना है? तो सुबलीमा लिखना है जी। सुबी वलीमा और मित्तनी राजा हो गया। मित्तनी राजा मती उ अजा ये मितनी का राजा मतऊ आजा, हिती राजा सुबी वलीमा, ठीक है, के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं डैश दे के लिखना इंद्र, वरुण लिख दें, वरुण, मित्र, नासत्य यहाँ लिख दिया नासत्य, नासत्य आदि का उल्लेख है पूर्ण विराम। तीसरा नंबर लिख लेना है
चित्रित धूसर मृदभांड, ये भी पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। तीसरा नंबर चित्रित धूसर मृदभांड लिख दें। चित्रित धूसर मृदभांड, इसको शॉर्ट में PGW भी बोला जाता है। लिख लेना है ब्रैकेट में PGW। PGW नंबर 4 में लिख लेना है, पुरातात्विक स्रोत में लिखना है नंबर 4। उत्तर भारत में हरियाणा के पास, उत्तर भारत में हरियाणा के पास, उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में हुई खुदाई, भगवानपुरा में हुई खुदाई में एक 13 कमरों का मकान तथा 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 पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं, पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेद काल से, जिनका संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है, जिनका संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है, पुनः विराम। ऋग्वेद काल से माना जाता है। इसमें हम क्या बताएं कि हरियाणा के पास जो भगवानपुरा में खुदाई हुआ तो वहाँ पर क्या मिलता है, 13 कमरे का मकान मिलता है ना। और पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिला है जिसका संबंध सीधा कहाँ से माना गया है, ऋग्वेद काल से माना गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके पहले हम इसके पीछे क्या बताए हैं, पुरातात्विक स्रोत में हम बताते आ रहे हैं कि इसमें कस्सी अभिलेख जो 1600 BC के, हम 1600 ईसा पूर्व का हम चर्चा किए हैं। और इन अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन होता है ना। कौन से अभिलेख में ऐसा दर्शाया गया है, कस्सी अभिलेख में बताया गया है। और बोगसकोई अभिलेख में यानी मितनी अभिलेख में इसमें क्या बताया गया था, 2 ऐसे राजा का संधि हुआ है, इसकी चर्चा इसमें किया गया है। और इसमें क्या किया है चर्चा, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख भी मिला है। किसमें, कौन सा अभिलेख में, बोगसकोई अभिलेख में। ठीक है, और यहाँ से प्राप्त हुआ पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से देखा जाए तो इसमें क्या, चित्रित धूसर मृदभांड, ये भी इसमें दिखा है। और इसके पहले हम बताएं मंडल और रचयिता ऋषि के नाम बताएं। प्रथम मंडल में कौन थे, कण्व थे ना। और दूसरा मंडल में गृहस्थमद भार्गव, तीसरा में विश्वामित्र थे। तृतीय मंडल में उनका खोज कौन, उनका रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और चतुर्थ मंडल में वामदेव आते हैं, चतुर्थ मंडल में वामदेव। और पंचम में अत्रि, और षष्ठ में भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम मंडल कण्व एवं अंगिरस, नवम मंडल में सोम को समर्पित ना, नवम मंडल सोम को समर्पित। तो आज क्या क्या हम लोग आज पढ़े हैं इसमें, आज हम ये बता दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं।
और इसमें हम चर्चा क्या किए थे? इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, ये भी हम लिखवाए हैं शायद, क्या? अच्छा, पहले भी लिखवाए हैं। और जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल या पुनः वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया, हम इसकी चर्चा आज किए हैं। तो हम हेडिंग भी हम दिलवाए थे, क्या? ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC, ये लिखवाए थे कि नहीं? तो इसी में जानकारी का स्रोत, ऋग्वेद काल के बारे में हम जानेंगे कैसे, उस जानकारी के स्रोत के बारे में हम चर्चा किए। इस जानकारी के स्रोत में हम क्या बताएं, क्या बताएं इसमें पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य का इसमें बात किया गया है ना। उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत की भी हम चर्चा किए। तो साहित्यिक स्रोत में हम क्या किए, इसमें ऋग्वेद संहिता ऋग्वेद काल की एकमात्र रचना है, ये भी हम बताएं। उसके बाद बताएं इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, लिखवाएं इसको। इसकी रचना 1500 से 1000 BC के मध्य हुई थी, हम ये भी लिखवाए हैं। और क्या इसमें हम बताएं कि इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जबकि प्रथम तथा 10वां मंडल परवर्ती काल के माने गए हैं। उसके बाद हम क्या लिखवाएं, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र विशेष से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार ने की थी, हम ये भी लिखवा चुके हैं, क्या? बाकी नेक्स्ट डे